मैंने बेसिकली आप लोगों को एक होमवर्क दिया था इस स्पेशलाइज एरिया का, हम एक एक करके देखते जा रहे हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं और कोई इन्वेस्टर आपसे ड्यू डिलिजेंस करवाए तो आप उस मद में क्या क्या कंसिडर करेंगे। ड्यू डिलिजेंस बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। ये उसने मुझसे एक्विजिशन के वक्त पे करवाई थी, उसकी ऑफ द बुक्स आइटम की। कि आप ये बताओ कि मैं खरीदते वक्त किस किस चीज़ का ध्यान रखूं, यानी क्या ऑफ द बुक्स कोई आइटम्स होते हैं। अच्छा, एक एक करके एग्जाम्पल मुझे उंगलियों पे गिनवा दो। मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूँ, क्या उस कंपनी की कोई अपनी कस्टमर लिस्ट हो सकती है जो उसकी किताबों में रिकॉर्डेड, पर वो चाहे तो अलग से उसको बेच सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफ द बुक इंटेंजिबल है, उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, बट उसकी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब उसने कंपनी खरीदी होगी सामने वाले ने तो उसके पैसे दिए होंगे, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करके बताने मेरा भाई ये अलग है। अच्छा, फिर ऑफ द बुक्स कोई ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल लॉस चल रहे हैं और नया लॉ पास हुआ है जिसका इन्होंने अभी तक प्रोविजन नहीं लिया हुआ, तो ये अगर कंपनी जिसको वो खरीदना चाह रहा है वो इन्वायरमेंटल डैमेज क्रिएट करे, तो क्या आपको जिसने आपको अपॉइंट किया है ड्यू डिलिजेंस के लिए उसको आप ये बताओगे ना कि भाई देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि ये इन्वायरमेंटल डैमेज की पेनल्टी इन पे आ जाए। तो आप खरीदते वक्त ज़रा देख लेना, इसके पैसे नहीं देना, क्योंकि ये पैसे आपको देने पड़ जाएंगे। तभी आपको याद होगा कंसोलिडेशन में हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी कंसिडरेशन में उसको डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो बल्ली है, मेरी बल्ली है, तो तुमने उसको पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी अज्यूम करो ना उसकी। तो इन्वेस्टमेंट में भी नहीं होता और फिर नेट एसेट्स में भी आप रिकॉर्ड कर लेते हो ताकि लाइक टू लाइक का कंपैरिजन हो जाए। एग्रीड? चलने जी ऑनलाइन में तो बात समझ आती है यहाँ तक? जल्दी बताओ, जल्दी से मेरे बच्चों, क्लियर है? ये बेसिक बात हो गई। अच्छा, तो अब इसी पैटर्न के ऊपर हम जरा देख लेते हैं कि ऑल टुगेदर आप लोगों ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया। मैं एक एक करके रीड करता हूँ, मैं जहाँ रुकूंगा आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको यहाँ पे कोई ऑफ द बुक आइटम मिलता है या नहीं मिलता। रिक्वायरमेंट कह रही है, इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन विद द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द प्रोबेबल ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स एंड also suggest key investigation procedures that need to be performed for each of these assets and liability। ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये आइटम्स जो आपको निकल के सामने आए हैं क्या वो वाकई में हैं भी या नहीं भी, उसकी वैल्यूएशन क्या है, एक सारी चीज़ें, उसके प्रोसीजर क्या होंगे। सही है, आगे चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर द सीनियर मैनेजर इन अश्योरेंस डिपार्टमेंट एट नज़ीर अयूब एंड कंपनी। Your firm has been appointed by Reds Hotel Limited, a leading hotel chain, to perform a due diligence। ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये है कि भाई वो खरीदने से पहले एक डिलिजेंस करवाना चाह रहे हैं कि क्या मुझे सारे फैक्ट्स पता हैं या नहीं पता। ऑफ अ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट, देखो ये रहा पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट्स। अच्छा, अब हमने कहा आइलैंड होटल लिमिटेड आ सी फ्रंट होटल, उसको खरीदना चाह रहे हैं। एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू एंड टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट ऑफर प्राइस। देखो मैंने आपको बताया था ना, ये ड्यू डिलिजेंस इसलिए होती है ताकि मैं ऑफर प्राइस बिल्कुल सही तरीके से डिटरमाइन कर सकूं। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन, यानी प्रोजेक्शंस बनी हुई होंगी उसको एवेल्युएट करना कि क्या वो प्रोजेक्शन सही है। पर ये प्रोजेक्शन से हटके ये बोल रहा है प्रोजेक्शन तो अलग चीज है, मुझे ड्यू डिलिजेंस करके तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम की जो मुझे सोचनी चाहिए। एग्रीड? चलें, ओके। ऑनलाइन वाले जल्दी यहां तक कंफर्मेशन दे दो, यहां तक बात समझ आती है जल्दी से। ओके, अब हमने कहा RHL has requested you to identify the value of assets and liabilities of IHL that may not currently be reported in the, यानी वो बोल रहे हैं उनके एसेट्स की वैल्यू बताओ, एसेट्स और लायबिलिटीज जो उसकी बुक्स में अभी तक शामिल नहीं है। During the preliminary engagement procedures, your team evaluated the situation and performed the certain inquiries and provided you the following information। अच्छा भाई, to assess the customer perception of IHL, यानी customer perception, IHL कौन सा जिसको आप खरीदने वाले हो। We investigated the feedback on the platform such as TripAdvisor and the Google, उनके पास डेटा अवेलेबल होता है ना कि फीडबैक क्या है। The reviews were mixed, while some guests praised the hotel location and restaurant. Recent negative reviews highlighted the significant issues. These included problems with the room reservation system, which was purchased a few years ago,
This system has caused booking errors leading to lost reservations and disputes with arriving guests. Additionally, there were complaints about the hotel waste disposal practices, especially discharging waste into the sea. हाँ भाई, क्या यहाँ पे लीगल कंटिजेंसीज का इशू है? अच्छा, इसको लिखने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी में से पिक करना है। यानी आप ये बोलोगे कि सिंस there are complaints about the hotel waste management disposal practices, especially discharging into the, कहाँ discharge कर रहा है वो? Waste into the sea. This creates an environmental issue and there might be some environmental laws and regulation that may cause a penalty to the company. Environmental laws होते हैं ना, तो आप क्या उससे environmental laws से इसको connect करोगे? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉ की वजह से हमारे पास एक लिटिगेशन और क्लेम आ सकता है? तो मुझे आप सोच के बताते हो जल्दी से, इस पे आप प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए? सही है, इवेल्युएट करेंगे कि वेदर कोई ऐसा लॉ है या नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। दूसरा प्रोसीजर क्या होगा? अगर है तो फिर मैं, अच्छा, इवेल्युएट करेंगे कोई ऐसा लॉ है या नहीं है। सही है, कंसिडर अपॉइंटिंग एक्सपर्ट, जो आपको बताएगा कि लॉ वाकई में ऐसा है या नहीं है। ऐसा है? अच्छा, फिर क्या आप उसी में उस लॉ को इंस्पेक्ट करेंगे टू डिटरमाइन पोटेंशियल लिटिगेशंस? वहीं से पता लगेगा ना। आप फिजिकली जाके साइट इंस्पेक्ट कर सकते हो कि वाकई में क्या ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, नहीं कर सकती। यानी अगर मैं साइट जाके एग्जिस्ट करूंगा, जाके इंस्पेक्ट करनी है ना साइट, तो मैं ये करूंगा। अच्छा, ये तो हो गया। ऊपर जो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं वो भी एक लिटिगेशन का बाइस हो सकती है ना, कि भाई वो कंप्लेन करे मेरा ये नुकसान हो गया, तो उसके लिए क्या लीगल एडवाइज़र को कंफर्मेशन भेज सकते हो, उसके केस की हिस्ट्री देख सकते हो, वो सारी चीज़ें जो हम वो लिटिगेशन वाले प्रोसीजर्स लिखते आ रहे हैं। ये थोड़ा यूनिक था जो एनवायरमेंटल लॉस पे था। देने यहाँ तक आगे IHL मैनेजमेंट, IHL द होटल अकोमोडेशन फैसिलिटीज आर समवट आउटडेटेड एंड नीड ऑफ रेनोवेशन. However, they emphasize their focus on the large corporate events, maintaining long-term contracts with the corporate clients for conference and training. अच्छा, तो उनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो कि यहाँ पे कस्टमर लिस्ट की बात आती है कि हमारे कुछ ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो हमसे बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी को ये खरीदने जा रहा है उस कंपनी की पोटेंशियल, उसकी खुद की एक कस्टमर लिस्ट है जो उसको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। ऐसा है? तो इसका मैं आपको, वैसा आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप वैल्यूएशन में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हो, तो मेरी जो किस्मत ये रही है, मैं भाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में कि मुझे ये पता है कैसे होता है ये सीन। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं EFU जर्नल का ऑडिटर था। EFU जर्नल ने EFU लाइफ को एक्वायर किया था। सही है? तो EFU लाइफ के अपने जो हैं कस्टमर्स थे, ऐसा ही है, और कस्टमर्स भी वो वाले जो रिपीट कस्टमर्स हों, जो आपको क्या जनरेट करके दें, जल्दी बताओ, कैश फ्लो जनरेट करके दें। वही तो आपकी कस्टमर लिस्ट है ना जो आपको कमा के देगी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमसे पूछा गया कि यार आप मुझे बताएं, बीइंग एन ऑडिटर, कि आप इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि कस्टमर लिस्ट की वैल्यू सही है। तो मैंने कहा पहले मैंने निकाला चर्न एनालिसिस। अब क्योंकि आप बड़े हो चुके हो तो मैं हाई लेवल बात आपसे कर सकता हूं। चर्न एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मैं पिछले 5 इयर्स का डेटा उठाऊं और पिछले 5 सालों के डेटा में ये देखूं कि अगर मेरे यहाँ पे कोई 5000 कस्टमर्स हैं तो उसने अगले साल इन 5000 में से ईयर 2 में कितने कस्टमर्स ने रीन्यू करवाया। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई हमारे 4000 कस्टमर्स ने रीन्यू करवाया। फिर इसी में से मैंने देखा कि इस 4000 में से रीन्यू करवाया 3500। उन्हीं कस्टमर्स की चेन चल रही है।
फिर जो नए आएंगे उनको देखेंगे, फिर नए आएंगे उनको देखेंगे, इससे मुझे रिपीट पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? रिपीट। तो मुझे क्या एक रेशियो मिल जाएगा यहां पे ऑन एवरेज कि मेरा रिटेंशन रेशियो कितना है। अच्छा, जब मेरा रिटेंशन रेशियो मिल गया मुझे, तो मुझे बताओ क्या मैं इस रिटेंशन रेशियो को अब उन रेलेवेंट प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर लूं? कि मुझे पता है कि भाई ये मेरे कस्टमर्स हैं जो आगे इसी रेशियो से इंक्रीज होंगे। यानी अब मैं पता है क्या करूंगा, जब मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूं ना, लेट से मेरा करंट ये चल रहा है 2025, अब यहां के जो हमारे न्यू कस्टमर्स होंगे ना, तो मैं बताऊंगा मेरे कस्टमर्स आगे ऐसे ग्रो करेंगे इसके आगे से, तो वो मुझे रिटेंशन रेशियो मिल जाएगा कस्टमर्स का। एग्रीड है? उनको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा? प्राइसेस से। और प्राइसेस भी हिस्टोरिकली देखूंगा कैसे ग्रो हो रही हैं। मार्केट कॉम्पिटिटिव देखूंगा कि दूसरा कॉम्पिटिटर कितनी प्राइस देता है। अगर ये होटल की बात हो रही है तो होटल में तो ये होगा ना कि बराबर वाला होटल इसी नेचर का कितने प्राइस पे रूम अलॉट करता है। ऐसा है? बराबर वाला होटल इतनी प्राइस पे जो इनके इवेंट्स होते हैं वो कितने में ऑर्गेनाइज करके देता है। क्या ये रीजनेबलनेस ऑफ द प्राइस पता लग जाएगी आपको? अच्छा, मैं निकालना जो चाह रहा हूँ वो कस्टमर लिस्ट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। कस्टमर लिस्ट क्या है? आपका एसेट है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, पर यू नीड टू नो ना कि आगे उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे निकलेंगे? कस्टमर्स को प्रोजेक्ट करो आगे कि जो आपके पास रिटेन रहेंगे, तो क्या आपके पास रिटेंशन रेशियो है? कैसे निकाला? पिछले 5 सालों का निकाले। तो प्राइसिंग कैसे निकाली? यस, और पिछले हिस्टोरिकल डेटा भी देख ले कि ईयर ऑन ईयर आप कैसे इंक्रीज करते हैं। तो ये तो आप कंपैरेबिलिटी तो इसलिए कर रहे होते हैं ना मार्केट से कि आपको ये पता लगे कि ऑल टुगेदर मार्केट से ज़्यादा तो मैं ऑफर नहीं कर रहा, तो मेरी डिमांड कम होगी। ऐसा है ना? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। जब ये हो जाता है तो आप क्या करते हो? इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हो। तो आपको पता लग जाता है कि जो मुझे फ्यूचर में चीज़ कमा के देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू की आज वैल्यू, हाँ भाई आज वैल्यू क्या बनती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई कस्टमर लिस्ट की वैल्यू क्या है, 2 तरीके से निकलेगी। या तो आज मार्केट से कोटेशन लेके दे दे, या तो आज मार्केट से कोटेशन लेके दे दे कि भाई हाँ इतने की बिक सकती है मेरी कस्टमर लिस्ट। या दूसरा तरीका क्या है? फ्री कैश फ्लो मॉडल। क्या तरीका है? फ्री कैश फ्लो मॉडल। फ्री कैश फ्लो मॉडल का मतलब ये होता है कि भाई ये लिस्ट मुझे फ्रीली कितना कैश कमा के देगी। तो आज मैं अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूं तो मिनिमम बायर मुझसे आज वही लेगा ना। यानी फॉर एग्जांपल जिससे मैं खरीद रहा हूं होटल, वो क्या पागल है? वो अपनी लिस्ट को जाने देगा? तो वो कह रहा है कस्टमर लिस्ट की वैल्यू क्या बनती है वो बता दो। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, ये तो कस्टमर लिस्ट हो गई ना, जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो आगे तक रहेंगे, ऐसा है? जो नए कस्टमर आएंगे वो तो अलग है, उसकी तो बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू है ना। ये पूरी बिजनेस की वैल्यू में से किसकी लिस्ट की वैल्यू निकाल रहा हूं? कस्टमर लिस्ट की। पहले बताओ मेरे बच्चों, ऑनलाइन में लो, बात समझ आती है? जल्दी से जल्दी से। परपेचुइटी पे नहीं ना, जब तक लिस्ट चलेगी ना, लाइफ होती है ना एक, आपको पता लग जाएगा ना। जब आपने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया ना तो आपको पता लग जाएगा 5 सालों में कस्टमर गायब हो जाता है, तो आपकी इसकी लाइफ भी कितनी होगी? 5 साल। इफ यू आर गोइंग टू परपेचुइटी तो आप ये कह रहे हो लाइफ टाइम रहेगा। बात समझ आ रही है? तो आप तो ये देखना चाह रहे हो कि जिस दिन मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूं और उसकी किताब में जो कस्टमर लिस्ट मौजूद है, क्या वो आगे सस्टेन करेगी तो मैं पैसे दूंगा। अच्छा, अब आप इससे ही कंफ्यूज नहीं हो कि ये बिजनेस वैल्यू है। बिजनेस वैल्यू नहीं है, ये कस्टमर लिस्ट की वैल्यू है। बिजनेस वैल्यू तो पूरी वो पूरे बिजनेस के कैश फ्लो होते हैं, ये सिर्फ क्या है? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के कैश फ्लो हैं। सही है? जो न्यू कस्टमर आएगा वो तो अलग बात है ना, वो तो हमने उसको देख लिया। ये सिर्फ उसमें से टोटल बिजनेस के कैश फ्लो में से एक हिस्सा है। टोटल बिजनेस की कैश फ्लो का ये एक हिस्सा है। बात समझ आती है? अच्छा, फिर आपको याद होगा, आपने कंसोलिडेशन में सीखा भी होगा, ब्रांड वैल्यू होती है, ब्रांड। तो गुडविल और ब्रांड में फर्क होता है ना। जैसे अगर एक स्पीड स्पोर्ट्स है, उसके 2 ब्रांड है, नाइकी और एडिडास, ऐसा है ना। तो एक जो ब्रांड कंपनी बनाती है, क्या वो उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड होता है? नहीं, क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। तो जो खरीद रहा होता है उससे पैसे चार्ज होते हैं उसके। अब इसके भी 2 तरीके, या तो ब्रांड की एक्टिव मार्केट हो,
कि मार्केट में कितने का बिक रहा है पता हो तो वो सीधी सीधी ले लो। दूसरा तरीका ये होता है ब्रांड की वैल्यू निकालने का, प्रीमियम अप्रोच। क्या होती है? सुनिएगा प्रीमियम अप्रोच क्या होती है। आप देखते हो ब्रांड की वैल्यू निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ कि ब्रांड कैसे निकलता है, वैल्यू कैसे निकलती है। आप ये देखते हो बराबर वाली कंपनी अगर जूते बेच रही है तो उसका प्रोडक्ट कितने में बिकता है और मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट कितने में बिकता है, उन दोनों का डिफरेंस इज द ब्रांड वैल्यू। नहीं है बात समझ? देखो बात समझो, ये तरीके हैं, ये वैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि किया हुआ है तो मुझे इसलिए पता है, तो मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ कि ऑडिट कैसे किया जाता है, तभी तो स्पेशलाइज एरिया है। मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों कि अगर मुझे ये देखना है कि भाई मेरे ब्रांड की वैल्यू क्या है, तो ब्रांड की वैल्यू तो मतलब है ना द प्रीमियम दैट यू आर चार्जिंग, वरना तो दूसरा भी दे रहा है आप भी दे दो, क्या ब्रांड है? तो आपके ब्रांड की वैल्यू क्या है? द प्रीमियम दैट यू आर चार्जिंग। एग्रीड? अच्छा, वो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी वही सालों साल उसको परपेचुइटी तक लेके जा सकते हो, और फिर क्या ले लोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि क्या मेरे पास मेरे ब्रांड की वैल्यू आज क्या बनती है। क्लैरिटी है? चलिए, तो अब इस सवाल के अंदर अब मुझे बताओ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास लार्ज कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए कस्टमर्स हैं, तो क्या ये कस्टमर लिस्ट है? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मुझे कस्टमर लिस्ट को अगर ऑडिट करना है, वैलिडेट करना है कि इसके अंदर क्या कस्टमर लिस्ट सही है या नहीं है, तो व्हाट आई नीड टू डू? नहीं, पहले आप पहले इंस्पेक्ट करेंगे इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे कि इनके कस्टमर्स का रिटेंशन रेशियो क्या है। ये समझने के लिए ना कि भाई क्या कस्टमर लिस्ट एग्जिस्ट करती भी नहीं करती है, रिटेंशन पावर क्या है इनकी, और फिर आप प्रोजेक्शंस बनाएंगे रिटेंशन रेशियो को लेके। ये सारे प्रोसीजर्स आप कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उसकी वैल्यू निकल आए, ताकि मैं अलग से रिकॉर्ड कर लूँ। क्लियर है? आगे, द होटल एंजॉयज अ हाई रेट ऑफ रिपीट कस्टमर। देखो क्या बोला इसने, हाई रेट ऑफ रिपीट कस्टमर, वही जो अभी तो बताया मैंने। आगे, ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे तफरी आ गई। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम इज आई थिंक एन ऑब्लिगेशन। नहीं आई ये बात समझ, तुम्हें समझानी पड़ेगी मुझे, तुम्हारी अकाउंटिंग कच्ची है। अबे जो IFRS 15 में कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसपे आप पैसे आज लेते हो, उस पैसे में से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आती है, ऐसा है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसके कितने, देखो आपने तो आज तो पैसे ले लिए, अब आप ये कहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल सामने वाला कस्टमर अगर इतनी परचेस करेगा उसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे, तो मुझे बताओ क्या वो पॉइंट्स हमें आगे जाके सेटल करने पड़ेंगे? क्या ये कंपनी की ऑब्लिगेशन है? क्या इसका पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए? तो अगर मैं खरीद रहा हूँ इस कंपनी को, तो क्या मुझे इस बात का पता होना चाहिए? तो मैं बीइंग एन ऑडिटर उसको बताऊंगा ना कि भाई कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, आप ये भी देख लो कि इनके कितने लॉयल्टी पॉइंट्स हैं जो आगे इन्होंने सेटल करने हैं। हाँ नहीं, तो जो आपके लॉयल्टी पॉइंट्स जो उन्होंने, वो तो इनकैशमेंट हो गई ना। देखो ये बोला रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड भी तो एस्टिमेट के हिसाब से होता है ना। तो आपको कैसे पता कि जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया दैट इज ऑफ द बुक, राइट? तो हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो सवाल तो सही है ना भाई, ये तो रिकॉर्डेड तो नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का हिस्सा होता है आपकी एस्टिमेशन के हिसाब से। पर आप ऑफ द बुक में ये तो डालोगे ना कि भाई ऐसे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, दिए तो हमने ज्यादा ही हैं, अब वो जितनी परचेजेस कर लेगा वो उतने रिइंबर्समेंट ले जाएगा। डन है? चलें ओके। अब मैंने कहा एन स्पेशल इंसेंटिव फॉर रिटर्निंग द गेस्ट। अच्छा, एडिशनली द होटल रेस्टोरेंट इज हाईली रिगार्डेड एज एविडेंस बाय न्यूमरस पॉजिटिव रिव्यूज हाईलाइटिंग द शेफ यूनिक रेसिपीज। अच्छा भाई एक बात बताओ जल्दी से, क्या ये यूनिक रेसिपी एक तरीके से इंटेंजिबल है? ऐसा है? तो क्या आप इसको भी ऑफ द बुक कंटिंजेंट करेंगे? रनी इसको बंद कर दे, इसको भी आप एज ए इंटेंजिबल कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेल होंगे। बात क्लियर है? आगे,
and the use of high quality ingredients. To ensure this quality, IHL has established a long-term agreements with the suppliers that offer favorable credit terms. अच्छा, अब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए में मैंने, तो इससे क्या मतलब है? कमिटमेंट्स। आप लोग अभी आई थिंक पहुंचे नहीं हो क्योंकि आपने फॉर्म ज्वाइन किया है अभी, और ये CA फाइनल जो है ना अलग भला है। कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट होता है, किसी को FS खोल के देख लेना। कमिटमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप डिस्क्लोज करते हो कि मैंने अभी चीज़ें खरीदी नहीं है पर ख़रीदने का वादा किया है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी लीज़ वाली पिछली क्लास में, कि मेरे रेंटल एग्रीमेंट हुए हुए, ऑपरेटिंग लीज़ पे हूँ मैं, और मुझे साल बाय साल ये रेंटल पे करने, वो कमिटमेंट शो करनी होती है। मुझे बताओ, आज मैं एक कंपनी खरीद रहा हूँ, सही है, तो उसने कमिटमेंट की हुई है कि कोई मसला नहीं, हम देंगे पैसे, तो क्या ये एक्वायरर को नहीं पता होना चाहिए? कल को आपने कंपनी खरीद ली, वो आ गए आपसे, हाँ भाई आपकी कमिटमेंट थी, खरीदो मुझसे, तो हम बोलेंगे हमारी लायबिलिटी रिकॉर्ड तो नहीं हुई भी थी, तो बोलेगा होनी भी नहीं चाहिए। लायबिलिटी तब रिकॉर्ड होती है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, तो बोलेगा हमें तो डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। तो अगर उसको पता ही नहीं है एक्वायरर को, तो सारी बल्ली तो उसकी हो गई। कल को आ जाएगा ना वो वेंडर आके, भाई मुझे पैसे दे यार, तूने कमिटमेंट की हुई है कि तू खरीदेगा इतना माल मुझसे, क्यों नहीं खरीद रहा? अच्छा, अगर वो केस कर भी दे, कौन हारेगा? हम ही हारेंगे। क्यों हारेंगे? कमिटमेंट एग्रीमेंट है। इसके ऊपर प्रोसीजर क्या होंगे सर, सोच के बताओ। कमिटमेंट्स के लिए वेरी गुड, हम इंस्पेक्ट कर लेंगे एग्रीमेंट्स और देखेंगे कि उसमें टर्म्स में कितनी कमिटमेंट की हुई है और कब स्टार्ट होगी, कब कब कौन कौन सी पेमेंट होगी। तो पेमेंट शेड्यूल्स भी ले लेंगे कि व्हेन द आइटम्स आर कमिटेड टू बी पेड, और फिर देखेंगे क्या एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर FS में आ रहा है या नहीं आ रहा। और कंप्लीटनेस के लिए ये भी करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई मुझे अब लिस्ट ऑफ वेंडर्स दे दो अपनी, और फिर सारे लिस्ट ऑफ वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। देखो, एक तो वो है ना कि वो बोले भाई ये कमिटमेंट से कॉन्ट्रैक्ट देख लो, नहीं, मैं पहले पूछूंगा मुझे बताओ कि आपके वेंडर्स कितने हैं, और फिर उन वेंडर्स की क्या देखूंगा, एग्रीमेंट्स, ताकि देख सकूं कि उसके अंदर कमिटमेंट कितनी की गई है। कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं, बिल्कुल सही, कि आप बता दें भाई आपको कितनी कमिटमेंट की है इसने। ये सारे प्रोसीजर्स। अच्छा, लोग हवा बनाते हैं ड्यू डिलिजेंस से, ओ भाई है तो नॉर्मल ऑडिट ही ना, आपने माइंडसेट वो वाला रखना था, बस इसलिए करवा रहा हूँ मैं ये। अच्छा देखो कितनी डिटेलिंग है। अब कहने को तो बच्चा बोलेगा भाई 2 मिनट की चीज़ हो, भाई इसमें इतनी मेहनत है, ऑडिट को हल्का नहीं लेना, जाने आगे। अब मैनेजमेंट क्लेम दैट नो अल्टरनेटिव आर अवेलेबल फॉर वेस्ट डिस्पोजल ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सीवेज सिस्टम इन द एरिया नेसेसिटेटिंग द करंट डिस्पोजल मेथड। यानी बोल रहा है कि भाई कोई और तरीका ही नहीं है पानी में बहाने के सिवा। तो क्या ये ऑब्लिगेशन है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, क्या इस पर ऑब्लिगेशन आ सकती है? ओके, आ सकती है। तो अब हम जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबल ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने कहा था अभी। IHL होल्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट क्लाइंट फॉर होस्टिंग कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर कमिटमेंट्स, उनकी तरफ से, ना कि हमारी तरफ से। These contracts can generate future revenue but may also include obligation to provide services at the predetermined rate affecting the future cash flow and the। मैंने आपको यही तो सिखाया है, सवाल से उठाओ लिंक करो, सवाल से उठाया लिंक करा कि भाई इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, पूरे नंबर होंगे। आपको इतनी परफेक्ट अंग्रेजी चाहिए भी नहीं, आपको आइडिया कन्वे करना आना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेट द कॉर्पोरेट क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरस्टैंड द ड्यूरेशन रेवेन्यू कमिटमेंट्स, यही बात की थी हमने। Assess the potential revenue and any associated cost over the contract period. Review the past performance data for similar contracts to validate the। ये पूरी अभी मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी कि भाई ये हो सकता है, पूरा अभी जो तुम्हें EFU का सीन बताया वो ये वही है। क्लियर है? अगर बच्चा तमीज़ से करके जाए तो पूरे फ्री के नंबर हैं। आगे, यूनिक रेसिपीज। The hotel restaurant is famous for a unique recipe developed by its chef. These recipes can be considered intellectual property. The value of these recipes will contribute significantly to hotel reputation and customers' draw should be recognized and protected as an intellectual
इस पर पेटेंट लेने चाहिए ना कि कोई और ना बना पाए, ऐसा है ना। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द लिस्ट ऑफ यूनिक रेसिपीज बाय द शेफ, ऐसा ही है भाई। रेसिपीज तो आइटम्स की होगी ना, और जो अच्छा जो इसके हाई लेवल टॉप नॉच आइटम चल रहे हैं वो तो हम इंस्पेक्ट कर लेंगे ना, देख लेंगे कितना ज़्यादा बिकता है कौन सा, तो वो यूनिक होगी। आगे, evaluate the potential intellectual property value of these recipes by consulting with the culinary expert and intellectual property professional। यानी देखो इसके एक्सपर्ट को हायर कर लूँगा, जो मैंने अभी बात बताई थी कि आप एक्सपर्ट को पूछेंगे बताओ आपकी नज़र में इस रेसिपी की वैल्यू क्या बनती है, वो भी यही करेगा कि देखेगा इस रेसिपी से रेवेन्यू कितना जनरेट होता और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता। पूरे बिजनेस की क्यों नहीं कर रहा? बाकी तो अलग है ना सर। ऑडिट में इसका मतलब कोई भी IFRS आ सकता है जी। आप मुझे बताओ, मैं आपको आज से 700 शुरू करा के ना ख़त्म भी करा दूं। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना है स्पेशलाइज एरिया के लिए। जो आपके दिमाग के धज्जियाँ उड़ाएगा वो कंट्रोल हो गया ना, बाकी हो जाएगा। बाकी पढ़ावा भी है, पूरा पढ़ावा है कोर्स मेरा। हम उस पर काम कर रहे हैं ना जो आज तक कहीं पहुंचा ही नहीं है कोई, डिटेलिंग। क्लियर है? देखो मसला क्या है, मैं अभी 700 खोल दूं, मैं वही वाली बातें बताऊंगा, आप बोलोगे भाई पहले एड्रेस ही आएगा, फिर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो हो जाएगा। हम एक ऊपर नॉट जा रहे हैं ना, हम पहले कह रहे हैं पहले पूरा ऑडिट समझ लो फिर रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे। सही है? और इसके बाद मेरा टारगेट यही है कि मैं वो एरिया खत्म करा के हम एथिक्स पे चलेंगे। तो क्या एथिक्स चेंज हुआ है ना, तो उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। सही है? चलें, ओके आगे। Assess the impact of these recipes on the hotel brand and customer draw. Ensure the legal protections such as trademark, trade sector are in place to safeguard these recipes. अच्छा, off balance sheet items. Purchase commitment in the form of long term supplier agreement, ये था ऊपर। HL has long term agreement with the supplier to procure high quality ingredients for the restaurant. These agreements likely include commitments may not be fully reflected in the balance sheet. ऐसी बात है। These agreements can represent significant future liabilities or obligations that need to be considered when evaluating the financial health of IHL। यानी भाई अगर मैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन या हेल्थ देखना चाह रहा हूँ किसी कंपनी की, तो मैं ये तो देखूँ ना उसको मजीद कितने पैसे पे करने हैं। ये तो वो लाइबिलिटीज हैं जो पोटेंशियल हैं, जो अब तक इसकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। Review all supplier contract to identify the terms and condition. Compare the prices in the contract with the market prices to assess the cost of implications। यानी प्राइसिंग की रीजनेबलनेस को देखने के लिए। रिव्यू हिस्टोरिकल परचेजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड द पास्ट कॉस्ट ट्रेंड्स एंड सप्लायर परफॉर्मेंस। अगर आपको देखना है ना फ्यूचर में और से कितनी परचेज की जाएगी, तो आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देख लो ना, और उस ट्रेंड की परचेज को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, और प्राइस भी आपने कंपेयर कर ली मार्केट से कि हिस्टोरिकली इंक्रीज कितनी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा फ्यूचर प्रोबेबल आउटफ्लो इस कंपनी का कितना बन सकता है। आगे, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जो हमने बात की। Hotel has a customer loyalty program that provides special incentive to repeat customer. This program may include future obligation to provide discounts or free service. The loyalty program represents a potential liability due to future benefits promised to a customer. ये भी सवाल से उठा के आपने डीपना है कि we don't know कि वो कितने repeat purchase करेंगे, और अगर repeat purchase करेंगे तो there is a likelihood that we need to book the obligation या free में service देनी पड़ेगी। Analyze the loyalty program terms including benefits offered and the frequency of the customer redemption। ये historical data से देख सकते हैं ना कि कितना redeem करता है, तो मैं क्या all together उस customer के agreements भी देख सकता हूँ। agreements देख लूँगा ना, contracts देख लूँगा कि भाई अगर मैंने customer loyalty program की policy launch की हुई है तो policy approve किसने की, क्या हुआ था, क्या क्या बातें बोली हैं उसमें, ताकि accordingly calculation करूँगा। Estimate the future liability associated with the program based on the historical redemption patterns and करंट कस्टमर पार्टिसिपेशन रेट्स। देखो एक बात याद रखना, जब भी एस्टिमेट्स होंगे ना, हिस्टोरिकल डेटा की प्रोजेक्शन को यूज़ कर सकते हो कि हिस्टोरिकली देखूंगा डेटा सही है या नहीं है, उसी को आगे प्रोजेक्ट करूंगा करंट टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए, करंट हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए। क्लियर है? आगे, कंटिजेंसीज, ये किसके लिए था? पानी में जो वेस्ट बहा रहे हैं पूरा वो वाला। चलें आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द होटल्स वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू अ सी। ये क्या हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं सवाल से? लैक ऑफ प्रॉपर सीवेज सिस्टम, पूरा सवाल से छापा इसने भी। और ये क्या कह रहा है?
Potential environmental liabilities could arise from regulatory fines or need to invest in alternative waste disposal solution. यही तो हमने कहा. सिंपल यार, सवाल से उठाओ, लिंक करो. ये भी टेक्निकल रिस्क जैसा ही सवाल है. उसने नाम क्या दे दिया? ड्यू डिलिजेंस. इसमें मसले क्या क्या हो सकते हैं, और फिर प्रोसीजर भी हो सकता है कि एक सवाल में आपको वो मसले बता दे, बोले प्रोसीजर बता दो, तो लिख देना प्रोसीजर सिर्फ. अभी मैंने कहा है सॉले को कि ऑल टुगेदर ये प्रोसीजर एक जगह कर रहा है आपके लिए सारे, यानी अब तक जितने भी किए ना वो सब एक जगह लेके आएगा. सही है, तो उसकी हम एक्सेल अपडेट कर देंगे और उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि जो भी होगा ना वो उसको वहीं अपडेट कर दें. उसका एक्सेस मैं तुम लोगों को भी दे दूंगा, कॉपी बना के जैसे हो जाए उस पर अपडेट कर देना, ताकि सबके लिए सिंगल फाइल चल रही हो. इससे उससे होगा क्या, पेपर में जाने से पहले वो देख के चले जाना, ताकि सारे प्रोसीजर्स भेजे में होंगे. क्लियर है? चलो ओके, आगे. These liabilities may not be fully reflected in the balance sheet but represent significant future costs. Furthermore, the aggrieved guest due to loss booking might have initiated legal proceeding. वाली बात कि जो कस्टमर को आपने नाखुश किया है तो वो बोलेंगे ना कि भाई ये क्या तरीका है. आगे, इन्वेस्टिगेट एनी पास्ट फाइंस और नोटिस फ्रॉम द एनवायरमेंटल रेगुलेटर. अच्छा, मैं रेगुलेटर से इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकता हूँ? क्या मिलेगा उससे? कि पोटेंशियल फाइन लगी थी या नहीं लगी थी, और क्या सूरत हाल थी. कंडक्ट अ साइट विजिट, ये मैंने बताया था कि जाके देख लो ना कि क्या हालात हैं. कंसल्ट विद द एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, ये बताया था मैंने कि वो आपको बताएगा कि भाई इस केस में ये पेनल्टी, पोटेंशियल पेनल्टी लगती है. इंक्वायर विद द इन हाउस लीगल काउंसिल फॉर एनी फाइन्स एंड पेनल्टीज एंड लिटिगेशन अगेंस्ट द IHL. रिव्यू एंड अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल लॉस. अच्छा, इसने चौथी ने आखिर में लिखा है. सबसे पहले ये करना चाहिए. क्यों ये कि सबसे पहले करना चाहिए? हेलो साइकुम. अरे अब मैं क्या बोलता, अभी क्लास में मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ. सही है, ओके ओके. हाँ भाई, पहले बताओ क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इस सवाल में अगर 16 नंबर हैं तो आप ऑनेस्टी से बताओ कितने निकालते हैं. हाँ भाई, शुएब, अब्दुल्ला, महक और आप दोनों जल्दी से. 8 मार्क शुएब कह रहे हैं, 8 10 आए थे. पक्की बात है? पर देखो, हाँ तुमने देखा, तुमने तो अच्छा भी लिखा था, मैंने तुम्हें कहा भी था. तो अब्दुल्ला, तुम्हें गेम समझ आई पूरी? बारीकियाँ कितनी हैं इसमें देखो, ये बड़ा फोकस होकर रीड करना होता है. मैं तुम्हें प्रैक्टिस पूरी करा रहा हूँ साथ साथ, और प्लीज़ इसको सीरियस लो. ये नहीं तुमने किया प्रैक्टिस, तुम्हारे लिए आखिर में बहुत बड़ा इशू हो जाएगा. ये फंस जाओगे तुम ऑडिट के पेपर में. ये बारीकियाँ हैं इसके अंदर. सही है? अच्छा चलो, ये तो हो गया हिसाब किताब आपका समर 2024 का. सही, जो स्पेशलाइज एरिया हम देखते जा रहे हैं. अब हम जरा ये देख लेते हैं IFRS 2. कितने लोगों ने IFRS 2 किया हुआ है यहाँ पे? किया हुआ है? किया हुआ है. अच्छा भाई, बाकी अब्दुल्ला IFRS 2 किया हुआ है, शुएब IFRS 2 किया हुआ है, महक किया हुआ है, अब्दुल्ला ने किया हुआ है? नहीं किया. चलो हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं. IFRS 2 है शेयर बेस्ड पेमेंट. मैं आज इस दुनिया में एंटर कराऊंगा, फिर इसके प्रोसीजर सीखेंगे. ये भी एक स्पेशलाइज एरिया है. सही है? IFRS 2 का मतलब है शेयर बेस्ड पेमेंट. इसके थोड़ा लघवी तर्जुमा करता हूँ, थोड़ा सा FFR भी रिवाइज हो जाएगा. शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है पेमेंट्स बेस्ड ऑन द शेयर्स. पेमेंट्स, वापस से, पेमेंट बेस्ड ऑन द शेयर्स. अब मुझे आप बताओ, महक सोच के बताना, शुएब आप सोच के बताना, अब्दुल्ला आप सोच के बताना, और आप लोग सोच के बताना कि आप पेमेंट क्यों करते हो. या तो आपको गुड्स मिलेंगे या सर्विस मिलेगी. ऐसा है? या तो मुझे गुड्स मिलेंगे या तो सर्विस मिलेगी. अच्छा, या तो मुझे गुड्स मिलेंगे या तो मुझे सर्विस मिलेगी तो मैं पेमेंट करूंगा ना. पर अगर वो पेमेंट शेयर्स की मद में करूंगा या वो पेमेंट शेयर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी तो वो बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट. अब उसकी अकाउंटिंग IFRS 2 के तहत होगी. पहले बताओ, बात समझ आती है मैं जल्दी से? चलें, गुड हो गया. यानी अब हमने ये कंक्लूड किया कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब समझ आ गया. मुझे गुड्स मिले, सर्विस मिली, पर उसके अगेंस्ट में पेमेंट बेस्ड ऑन द शेयर्स है. या तो मैं उसको शेयर्स दे रहा हूँ अपनी कंपनी के, या तो मैं शेयर्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट पेमेंट होगी.
इन दोनों केसेस के अंदर आप IFRS 2 में आगे गिर जाते हो। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे भी दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती हैं। एक लिखी हुई है मैंने इक्विटी सेटल्ड, और दूसरी मैंने लिखी हुई है कैश सेटल्ड। अच्छा, इक्विटी सेटल्ड बस नाम ही आपको समझ आ रहा होगा कि मैं अपनी कंपनी के क्या इशू करूंगा, शेयर इशू करूंगा। किसके अगेंस्ट में? गुड्स या? वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा क्या लिखा हुआ है? कैश सेटल्ड का मतलब है मैं कैश पे करूंगा, पर वो कैश की पेमेंट डिपेंडेंट होगी शेयर्स की वैल्यू पे। जैसे कि यहां पे आप अगर देखेंगे, मैं लिख के भी बताता हूं आपको, एक होता है SAR, शेयर एप्रिसिएशन राइट। आप एम्प्लॉय को कहते हो कि भाईजान आप मेरे साथ काम करो, आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं 3 साल तुम मेरे साथ काम करो। कितने साल? ये हो गई सर्विस। ये क्या हो गई? सर्विस। मैंने कहा 3 साल अगर तुम मेरे पास टिके रहे ना, तो आज जो शेयर की प्राइस है लेट से 102 है, जितनी यहां से यहां तक गई तीसरे साल के आखिर तक, लेट से 155 हो गई तीसरे साल के आखिर तक। इन दोनों का जो गैप है ना, वो मैं आपको क्या करूंगा? पे करूंगा। ये पेमेंट आप उसको करोगे बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर रिसीविंग, हाँ या नहीं? और उसकी पेमेंट बेस कर रही है किसके ऊपर? शेयर प्राइस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं शेयर एप्रिसिएशन राइट। क्लियरिटी है? जल्दी बता दो महक और शुएब और अब्दुल्ला और तुम दोनों क्लियर है? एक बेसिक फिनोमिना को रिकॉल किया है, सही है? ये एक तो एक दुनिया में एंटर होगा। यानी आज के बाद मैं आपसे पूछूंगा भाई शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर कितने तरीके की ट्रांजैक्शन है? 2, एक इक्विटी सेटल्ड और एक कैश सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड का मतलब ये है कि भाई मैं सर्विसेज लूंगा। अच्छा, यही केस में ये भी कर सकता था, पैसे नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा 3 साल मेरे पास काम करो, तुम्हें 3 साल के बाद 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के। अभी उसकी अकाउंटिंग नहीं सिखाई, पर मतलब ये कि आप सर्विस ले रहे हो ना, और सर्विस के अगेंस्ट में उसको पैसे दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। तो इससे पहले वाली एग्जांपल में क्या था? सर्विस के अगेंस्ट में तुम पैसे दे रहे हो इक्विवेलेंट टू द एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू इन शेयर्स। दोनों में फर्क समझ आता है? जल्दी बता दो, ऑनलाइन वाला फर्क समझ आता है ताकि आगे लेके चलूं जल्दी से। ये बेसिक बात हो गई। अच्छा, अब आप सुकून से सुनते हैं। अब हमने पहले पिक किया इक्विटी सेटल्ड को, ये वाला इक्विटी सेटल्ड को। अच्छा, हमने कहा कि हमने ना शेयर ऑप्शन इशू किए एम्प्लॉय को। क्या इशू किए? ऑप्शन इशू किए हैं। हमने कहा कि एम्प्लॉय भाई हम आपको ना बेनिफिट दे रहे हैं ताकि आप हमारे साथ टिके रहो, हम आपको जाने नहीं देना चाहते। तो हमने एम्प्लॉय को ऑप्शन इशू किए जिसको हम कहते हैं शेयर ऑप्शन। मैंने कहा शेयर ऑप्शन में हुआ क्या? हमने कहा कि भाई आप हमारे पास 3 साल काम करो तो आपको हम क्या देंगे? शेयर्स देंगे। तो सामने वाले ने कहा कि शेयर्स फ्री में दोगे? हमने बोला नहीं, फ्री में नहीं देंगे। अगर मेरी मार्केट प्राइस 120 है तो मैं आपको शेयर्स दूंगा 80 के। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज प्राइस। तो 40 रुपए का टेक्निकली मैं आपको दूंगा बेनिफिट। 40 रुपए का मैं टेक्निकली आपको क्या दूंगा? जल्दी बताओ। बेनिफिट। किसको दे रहा हूं ये बेनिफिट? अब मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, सोच के बताना, क्या ये 40 रुपए का बेनिफिट उसके लिए बेनिफिट मेरे लिए कॉस्ट है? हाँ या नहीं? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, उसके लिए बेनिफिट मेरे लिए कॉस्ट है? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी से जवाब दो सारे बच्चे। उसके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए कॉस्ट है। दैट मीन्स मुझे पता नहीं ये क्यों लग रहा है कि जैसे ही 1 साल गुजरेगा, उसने मुझे सर्विस दे दी, मुझे 1 साल का एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए। ऐसा है? जल्दी बताओ। FFR की क्लास चल रही है यहाँ, इसके बाद ऑडिट होगा, जल्दी बताओ। जैसे ही उसने 1 साल की सर्विस मुझे दे दी, अच्छा
फिर कुछ लोग आपसे डिबेट करेंगे, पेपर में आ सकता है सवाल के अंदर जो कि आया नहीं है आज तक, वो बोलेगा भाई सीएफओ कह रहा है कि जब उसको शेयर्स मिलेंगे तब होगा ना। हम बोलेंगे भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जिस साल सर्विस मिलेगी उस साल एक्सपेंस बुक होगा, सेटलमेंट बाद की बात होती है। एग्री करते हो इस बात से? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, एग्री करते हो इस बात पे? सेटलमेंट तो बाद में होगी, वो बाहर में गई, वो बाद में देखेंगे। हम कह रहे हैं जितना सर्विस दे दी उतना एक्सपेंस बुक होगा। कैसे होगा अभी मैं सिखाता हूं। अब यहां तक क्लैरिटी है? अब एग्जाम्पल पे आओ मेरी। मैंने कहा हमने जनवरी 1 को 2023 को ऑप्शंस ग्रांट किए हैं। क्या किए हैं? ऑप्शंस ग्रांट किए हैं, दिए हैं। फेयर वैल्यू कंपनी के शेयर्स की कितनी है? 108। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? एम्प्लॉइज कितने हैं? 1000। यानी मैं 1000 एम्प्लॉइज को दे रहा हूं और उनको कह रहा हूं मेरे साथ कितने साल बने रहो। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि सर्विस दोगे तो मिलेंगे, नहीं देंगे तो नहीं मिलेंगे। क्लियर है? सही है, ओके। अब कहा यह जाता है कि आप ईयर 0 पे, यानी जब आपने ग्रांट किया, जिसको हम कहते हैं ग्रांट डेट, जिस दिन ऑप्शंस ग्रांट हुए, कहा यह जाता है उस दिन आप निकालें फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। क्या निकालें? अच्छा, हमने क्या कहा? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी? जल्दी बताओ। 108। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? तो मुझे बताओ बेनिफिट कितने का बचा? 8 रुपए का। ये आज का इमीडिएट फायदा है। हमें कहा जाता है ब्लैक स्कूल्स मॉडल को यूज करके, जो आप वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं उसमें से एक ही है। कहा यह जाता है, आप देखो हिस्टोरिकली इनका शेयर कैसे ग्रो हुआ है। हिस्टोरिकली इनका शेयर, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे चल रही हैं, आगे एंटिसिपेशन क्या है, इसकी शेयर प्राइस फ्यूचर की प्रोजेक्ट करो, फ्यूचर की, और फ्यूचर की प्रोजेक्ट जिस जिस साल में जो होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, फ्यूचर की प्रोजेक्ट करके जिस जिस साल में जो होगी उसमें से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो, आपको फ्यूचर की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? अच्छा, वो फ्यूचर की वैल्यूज अगर आप लोगों की ज्यादा आ रही हैं तो यानी इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में ये शेयर और ऊपर जाएगा। फ्यूचर में ये शेयर, अच्छा, तो क्या इस फ्यूचर के ऊपर अगर ये और ऊपर जाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ऑप्शंस की वैल्यू जो है ना, ये वाली जो मैंने निकाली है, ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि मैंने आज इसकी वैल्यू निकाल ली फेयर वैल्यू में से आपकी एक्सरसाइज प्राइस को माइनस करके। इंट्रिंसिक आज की वैल्यू ये है। पर किसी भी शेयर की वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू पोटेंशियल एक्चुअल फेयर वैल्यू होनी चाहिए ना, कि असल में कितना वो देगी बेनिफिट उसको। तो वो मैं कैसे निकालूंगा पता है? वो मैं कहूंगा कि भाई फ्यूचर में ये शेयर कितने पे ग्रो होगा, फ्यूचर की ग्रोथ में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करूंगा और मैं देखूंगा और फ्यूचर पोटेंशियल गेन कितना हो सकता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा तो वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट मेरा कितना बना। एग्रीड? तो मेरे पास 10 रुपए आ गई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन। पहले बताओ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग यहां तक बात समझ आती है? ये बताना क्यों लाजमी है? इन सब पे प्रोसीजर होंगे, इन सब पे प्रोसीजर होंगे। जबरदस्त हो गया, थैंक यू। सुनो, पहले बताओ बात समझ आ रही है भाई? यानी आपको ये बात समझ आ गई कि फेयर वैल्यू ऑप्शन क्या होती है। पहले आप निकाल लो इंट्रिंसिक वैल्यू, आज के आज क्या फायदा है, पर क्या फेयर वैल्यू ये होती है फ्यूचर का फायदा भी आज की टर्म्स में, वो भी रिकॉर्ड करो। फिर वो बोलता है जब तुमने ये निकाल ली ना बेटा, अब ये हो जाएगी लॉक। क्योंकि आपको अगर पता हो ये लॉक क्यों होगी, मैं उसकी लॉजिक भी देता हूं आज आपको। क्योंकि इक्विटी जब आप कमिट कर देते हो ना इशू करने के लिए, उसकी प्राइस वहां लॉक हो जाती है। आज आप मेरे से शेयर खरीदना हो मेरी कंपनी के, तो अगर मैंने आपको शेयर इशू कर दिया आज, या वादा कर दिया शेयर इशू करने का, तो प्राइस तो आज की लॉक होगी ना। तो खत्म कहानी, प्राइस तो आज की लॉक होगी ना। मैं कौन हूं? इशूअर। आगे का फायदा वो किसका है?
आपका मेरी प्राइस आज क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सारे एस्टिमेट्स इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? जल्दी से जानी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसके अंदर सारे एस्टिमेट्स लॉक हो चुके हैं, आज की प्राइस मेरी लॉक हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी इशूड या कमिटेड टू बी इशूड वाले दिन ना प्राइस लॉक हो जाती है। अब मैं फॉर एग्जांपल इशू हूं, मैंने 25 रुपए का शेयर आपको बेचा, अब वो 50 का हो गया, किसका फायदा है? हाँ ना, एम्प्लॉय का फायदा है ना। कंपनी ने कितने पे इशू किया? 25 पे। कंपनी के पास पैसे कितने आए? 25। मैं भी तो यही कह रहा हूं, हमारी ग्रांट डेट की वैल्यू लॉक इसलिए हो जाती है, लोगों को पता नहीं होता लॉक क्यों होती है। भाई लॉक इसलिए होती है, इक्विटी वंस कमिटेड टू बी इशूड उस दिन की प्राइस लॉक हो जाएगी। ये हो गई ना लॉक। पहले बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। महक, सुहेब, अब्दुल्ला, क्लियर है ये बात? अ वेरी टेक्निकल एरिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ ऑडिट, इवन अकाउंटिंग का भी बड़ी मजे की चीज है। क्लियर है? ओके चलो, अब मेरी प्राइस लॉक हो गई। मैं जल्दी कंफर्मेशन दे दो, क्योंकि आपने नहीं किया हुआ, आपको ज्यादा अच्छा समझ आना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन बनना चाहिए। जल्दी बताओ ताकि प्रोसीजर कर सको। बेहतरीन हो गया, अब लॉक हो गया। अब मैं कहूं कि आपसे अगर रिकॉल कराऊं इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या यहाँ पे 1000 एम्प्लॉई हैं? 1000 एम्प्लॉई को आपने कितने साल काम करने का बोला है? 2 साल। एक्सरसाइज प्राइस है कोई? कितने की है? 100 रुपये की। और मदर स्क्रिप्ट का मतलब है इसकी अम्मी, जो शेयर है वो कितने का है? 108। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 8। तो क्या 8 रुपये मेरी फेयर वैल्यू ऑप्शन है, पोटेंशियल गेन भी जो फ्यूचर में आएगा? तो क्या वो एस्टिमेट होगा ना, कि फ्यूचर ग्रोथ देख के उसकी प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फर्दर पोटेंशियल गेन 2 रुपये का और आ सकता है। अच्छा, जब आखिर पे पहुंच जाओगे दूसरे साल के आखिर में, तो क्या कोई फर्दर पोटेंशियल गेन होगा या बस सेटल होगा? तब तो सेटल हो जाएगा ना, तब ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ की प्राइस लॉक हो गई, ये बात समझ आती है? क्योंकि इक्विटी कमिटेड टू बी इशूड यहाँ लॉक हो जाएगी। अब आगे जो भी होगा उसका गेन है। क्लियर है? चलें ओके। अब हमने कहा पहला साल गुजर गया, मैं आपसे पूछता हूँ क्या पहला साल गुजरने पे मुझे कोई एक्सपेंस बुक करना चाहिए? क्यों? सर्विस मिल गई ना। अब मैं आपसे पूछूं जरा मजे की बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10 रुपए का बेनिफिट कह रहा हूं जो मैंने उसको दिया, ये क्या था? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट, वेरी गुड, ये उसका फायदा है। कितने एम्प्लॉइज को? अच्छा, फिर यहां पे एक तफरी है, आपको स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है, आप हिस्टोरिकली देखो अपना चर्न रेट। चर्न रेट का मतलब यह है कि कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर लेट से आपके पास 85% लोग रहेंगे ना, ये भी एस्टिमेट ना हिस्ट्री से निकालोगे, हिस्टोरिकल पैटर्न से, तो आप यहाँ पे 1000 रखोगे, 1000 का 85। दिस इज एन एस्टिमेट, दिस इज एन एस्टिमेट। पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई तफरी नहीं है, इजी करने के लिए। सही है, पर मैंने आपको बता दिया है। चलें, तो वैसे मैं पूछूं, अगर 10 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे बच्चों कितना आंसर आता है? 10,000। 10,000 का एक्सपेंस बुक करने लगा तो मुझे याद आया, ये तो 10,000 का एक्सपेंस तो पूरे 2 सालों का है। नहीं है बात समझ? पूरे 2 सालों का है ना। सर्विस कितनी मिली? तो इस साल का एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड कर लूं? चलें, तो मैंने ये कहा कि भाई 1/2 कर लेते हैं। क्या ख्याल है, कितना आता है? इसका मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा। क्या रिकॉर्ड करेंगे? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट SBPR क्रेडिट। ये लायबिलिटी है इक्विटी है? 5,000 रुपये से। अगले साल भी यही करूंगा, और उसके बाद पैसे आएंगे, ये रिजर्व खत्म होगा, बाकी इक्विटी इशू हो जाएगी। ऐसा है? चलें, तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको अगले साल लेके जाऊं और मैं अज्यूम करूं वही 10, वही 1000, वही 2/2, कितना हो गया? 10,000 टोटल आ गया। तो और कितना एक्सपेंस बुक करूं? 5,000 फॉर द ईयर हो गया।
तो मैंने कहा यहाँ पे भी यही वाली एंट्री बन जाएगी, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट। अच्छा, अब वो तुम्हें पैसे देगा, तुम लोगों को तो आता है ना पक्का? आओ देखते हैं एंट्री बनाते हो नहीं बनाते। आ जाओ भाई। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जल्दी बताना मेरे बच्चे ऑनलाइन वालों, जल्दी से। अच्छा, ये जो आगे मैंने किया हुआ ईयर 1 का, ईयर 1 के एंड का 2 का, तो मुझे ये तो कंसिडर नहीं करना ना, लॉक हो गई थी वो, तो समझाने के लिए जानबूझ के। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ तुम्हारी शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 106 चल रही है इस वक्त, ऐसा ही है? ये वाली एक्साइज प्राइस क्यों नहीं चेंज हो रही? वो तो एक बार हो चुकी है एक्साइज प्राइस, तो वही होगी ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने एस्टिमेट किया था 10 का बेनिफिट दोगे, उसको असल में कितने का हुआ? तो बाकी उसका नुकसान है ना, मैं तो बुक करके बैठ गया, मैं तो जिस दिन किया था बस मैं उसके हिसाब से चला। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो मुझे पैसे कितने देगा? 100 रुपये के हिसाब से। अच्छा, तो मैंने कैश कर दिया डेबिट 100 इंटू कितने, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से रखा था एक बंदे को एक शेयर मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं ना, इसमें एक बंदे को एक ही शेयर है। कितना आता है पैसा? 1 लाख रुपए, ऐसा ही है? अच्छा, अब आपने कहा कि भाई अब मैं शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को खत्म कर दूं, अब तो पैसे आ गए ना। अच्छा, अब आपने ऑलरेडी एक्सपेंस बुक कर करके इक्विटी को पहुंचाया हुआ है, कितने की इक्विटी है? शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अच्छा, तो आपने कहा कि भाई आपके पास जो 1000 है, सही है, उसको आप 10 से लेके जाएंगे, कितना आ गया? बाकी कहाँ डाल देंगे? प्रीमियम में। कितने का? यही है ना भाई, आपका तो हिसाब किताब यही चल रहा है ना, आपके शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 100 चल रही है ना, मतलब 106 चल रही है, तो उसने आपको पैसे कितने दिए हैं? 100 के हिसाब से, तो बाकी तो आपका एक्सपेंस था ना। और आपने बताऊं 6 के हिसाब से एक्सपेंस नहीं बुक किया, 10 के हिसाब से बुक किया, क्योंकि उस दिन आपकी वैल्यू पे लॉक हो चुकी थी। अगर उसी वक्त देते और उसी वक्त सौदा हो जाता तो एक्सपेंस कितने का होता? 10 का ही होता ना। तो आपने भी 2 सालों में कितने का बुक किया है? 10 का, अदरवाइज 6000 का बुक होता। क्लियर है? पहले बताओ, अकाउंटिंग समझ आती है मेरे बच्चों? बिल्कुल बेसिक। पैसे आ गया, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व हो गया, इक्विटी इशू हो गई, कॉन्सेप्ट वीआईपी हो गया, मजीद चलो ओके। आगे सुनो जल्दी से मेरे बच्चों। अब कहानी तो ये है कि ये तो अकाउंटिंग हो गई, अब इसका ऑडिट करना है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मल्टीपल जगहों पे ये शेयर बेस्ड पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन देखी है। पहले मैं कंट्रोल्स देखता हूँ उसके ऊपर। एग्जामिनर ने पूछ लिया ना 10 नंबर के कंट्रोल बता दो, तो फिर नील बट्टा सन्नाटा हो जाओगे वहाँ पे। मैं कह रही हूँ FFR भी पढ़ा दे ऑनलाइन, यार टाइम का मसला है, वरना मैं डेफिनेटली पढ़ा देता टाइम का। तो चलो ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना साथ साथ, सही है मैं? तो ये है, चलें सुने आगे। अगेन मैं मतलब कमिट वो करे बंदा जो पूरा करे, तो मैं इंशाल्लाह ये कर रहा हूँ, और इसके बाद वो भी कर लेंगे, बट पहले इस पर 100% क्वालिटी डालनी है, सही ना, जान डालनी है। सुने, तो अब हम ये कह रहे हैं, आपने बस ये करना है भाई के लिए कि यार मतलब ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मतलब आप बताओ कि भाई वाकई यार ये क्वालिटी है, सही है ना, कि एक एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा अकाउंटिंग पढ़ाई है, सही है ना। तो यू नीड टू डिसेमिनेट दिस। ओके, आगे अब सुने, कंट्रोल्स की बात हो रही है। आपको नहीं लगता कि आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि सारे के सारे एम्प्लॉय जो स्कीम का पार्ट हैं वो इसका आ चुके हैं, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए ना। तो पहले हम देखते हैं कंट्रोल क्या होगा कंप्लीटनेस का, उसी को हम ऑडिट भी करेंगे। तो आई बिलीव कि आप अगर दिमाग लगाओ क्या कंट्रोल लगा सकता है इदारा इसकी कंप्लीटनेस को मेक श्योर करने के लिए। आई थिंक कि रेगुलर रिकंसिलिएशन होनी चाहिए HR रिकॉर्ड्स की और उस शीट की जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। अगर HR रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि हमने 2000 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम इशू की हुई है, तो पेरोल शीट में 2000 आने चाहिए। तो क्या इंडिपेंडेंट रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, और फिर शीट से GL की भी होनी चाहिए, ताकि सारी चीज़ें कंप्लीटली रिकॉर्ड होते हुए दिख जाएं। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है, इसकी कैलकुलेशन के लिए डेटा रेलेवेंट सोर्स से आना चाहिए ना। और हर बंदा जो डेटा देनी, एम्प्लॉय का डेटा जो है कि भाई
ये एम्प्लॉयज़ है मेरे पास, उसको एचआर को साइन करके देना चाहिए कि भाई हमारी तरफ से ये ओके है। जो प्राइसेस वगैरह हैं वो एक बंदा मॉनिटर करे कि हाँ यार शेयर प्राइस यहाँ से उठाई, और जो कैलकुलेशंस हैं कि देखना पड़ेगा कौन कैलकुलेट कर रहा है, क्या वो इतना एक्सपर्ट है भी। अगर एक आप इकरा यूनिवर्सिटी के बंदे से कैलकुलेशन करा रहे हो ये ब्लैक स्कोल्स मॉडल की, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, तो कॉम्पिटेंस का मसला है ना। तो क्या ये हमें मेक श्योर करना चाहिए कि भाई एक कॉम्पिटेंट केपेबल बंदा करे, ऐसा है। अच्छा, फिर जब कैलकुलेशंस हो जाती हैं तो एक बंदा उसको रिव्यू एंड अप्रूव करे, और फिर अकरेंस पे भी कंट्रोल लगाते हैं। पता है क्या, पेरोल सिस्टम के अंदर हर किसी को एंट्री करने का इख्तियार ना हो तो बंदा कोई आ भी नहीं पाएगा। तो अकरेंस का मतलब ये ना कि अगर हो तो ही करो, अदरवाइज ना हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पेरोल और एचआर के सिस्टम आपस में लिंक्ड हो, एक एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल चले, यानी जब तक एचआर ने उसको एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम के मॉड्यूल में नहीं डाला तब तक वो बंदा पेरोल में आ ही नहीं सकता। तो क्या ये लिमिटेड एक्सेस राइट्स लिख सकते हो? कि देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रोल हैं आईडी के, जो आजकल चलते भी हैं। और एक बंदा, वो जो मैंने तुम्हें बताया कि पेरोल के अंदर आ ही नहीं सकता जब तक उस पर सीएफओ या रेलेवेंट बंदे की अप्रूवल ना हो। आओ देखते हैं कंट्रोल्स क्या लिखे हैं मैंने। ऑल शेयर बेस्ड पेमेंट्स अवार्ड इशूड टू द एम्प्लॉइज आर रिकॉर्डेड। ये मेरा एक कंप्लीटनेस की असर्शन है। क्या लिखा हुआ है? मंथली रिकंसिलिएशन डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल बनाए, एचआर से शेयर रजिस्ट्री की और जनरल लेजर की। बात समझ आती है? Existence or occurrence, grant is not allowed to be recognized until it is approved by compensation committee and CFO. Only authorized HR personnel can create or modify. Existence check control embedded in the system. Employees not allowed to enter in the employee share based payment system unless system approval is there on the entry of the employee form, HR compensation committee and CFO. वो employee share option scheme के मॉड्यूल में जा ही नहीं सकता, सिस्टम में जा ही नहीं सकता जब तक उसको एक बंदा अप्रूव ना करे। आगे, HR टर्मिनेशन रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट्स फॉर फीचर इन। देखो अगर एक बंदा चला गया तो क्या उसका एम्प्लॉय शेयर होना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए? भाई एक बंदा चला गया तो ये भी तो मिस हो सकता है ना कि बिला वजह उसके ऊपर बुक हो रहा हो जबकि वो बंदा मौजूद ही ना हो। तो क्या हमारी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि जैसे ही HR सिस्टम से वो गया तो यहाँ पे पेरोल सिस्टम से भी वो आउट हो जाए और एम्प्लॉय शेयर स्कीम के रजिस्टर से भी आउट हो जाए, तो उसका रेवेन्यू, जिसका रेवेन्यू बोला उसका एक्सपेंस भी बुक नहीं होगा। आगे, मॉनिटरिंग कंट्रोल, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ वेस्टिंग शेड्यूल्स एंड वेस्टेड यूनिट्स बिफोर रिकॉर्डिंग एक्सपेंस। पीरियोडिक एम्प्लॉय लेवल कंफर्मेशन। अच्छा भाई, एम्प्लॉय से कंफर्मेशन लेके पूछ लो कि भाई क्या आपके पास ये है या नहीं, वो मना कर दो तो हम बोलेंगे यहाँ क्या कर रहा है, तो अकरेंस की बात है ना। ओके, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, लीगल रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान टू कंफर्म इक्विटी क्लासिफिकेशन। यानी भाई आप जब लीगल डॉक्यूमेंट्स देखते हो ना तो आपको पता लगता है कि इक्विटी सेटल्ड है या कैश सेटल्ड है। तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि वी विल पे यू द अमाउंट एज पर द एप्रिसिएशन, तो ये इक्विटी सेटल्ड है, ये कैश सेटल्ड है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे ना कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है। आगे, अप्रूवल ऑफ शेयर इशुएंस कंपनी सेक्रेटरी करेगा टू वैलिडेट कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट लॉ। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्लान अमेंडमेंट्स रिव्यूड बाय लीगल प्लस, अगर प्लान कोई अमेंड हो रहा है तो भाई वो भी लीगल डॉक्यूमेंट करें ताकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पता लगे। अप्रूवल के बगैर हो सकता है कुछ नहीं। आगे, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी, वैलिडेशन एनुअली बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और इंटरनल रिस्क फंक्शन। इनपुट्स यूज्ड इन वैल्यूएशन आर अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ओनर। इनपुट्स क्या होते हैं? कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने टाइम रहेंगे, तो ये सारे इनपुट्स हैं ना, अजम्पशंस। तो क्या हर बंदा जो जो दे रहा है वो अपना अपना ओनर देगा ना। अब आप सेल्स के बंदे को कहो कि ये बताए, वो बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? अच्छा, एक ट्रेजरी का बंदा है वो आपको प्राइसिंग बता रहा है, शेयर प्राइस, ट्रेजरी का बंदा बता सकता है? ट्रेजरी बता सकता है, ट्रेजरी होता ही इसमें एक्सपर्ट है, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये करना, वो तो बता सकता है ना, उसको तो वैल्यूएशंस भी आती हैं। तो अगर आपको ट्रेजरी फंक्शन ये बता रहा है ना, ट्रेजरी फंक्शन ये बता रहा है कि भाई ये उसकी प्राइस है, ये ऐसे ग्रो करेगी, तो वो ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू सो। अच्छा, एक एडमिन का बंदा बता रहा है प्राइस ये होगी, प्रोक्योरमेंट का बंदा बता रहा है, तो रेलेवेंट ओनर्स जो है ना उसको ओके करें, ये कंट्रोल्स हैं। आगे, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन इंजन टू कंप्यूट एसबीपी एक्सपेंस
बेस्ड ऑन द वेस्टिंग शेड्यूल्स, यानी आपने ऑटोमेशन लगा दिया कि सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे, यानी डेटा उठे आप वहां पे प्राइस फिक्स करो, टकाटक खुद कैलकुलेट कर रहा हो। एग्रीड है? ओके। अच्छा भाई बोल रहे फाइनेंस रिव्यू करे ईच मंथ या क्वार्टर उसकी एंट्री से पहले। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में होता ही है कि वो कहता ही है कि आपको मूवमेंट पूरी बतानी होती है, ओपनिंग कितने थे, फर्दर कितने दिए, रिडीम कितने हो गए, लैब्स कितने हो गए, क्लोजिंग कितने बचे। आई थिंक FFR में ये आपने देखा भी नहीं होगा कि इसके नोट्स भी बनते हैं। आपने सिर्फ अकाउंटिंग सीखी, आप शार्ट हो गए। और आपको एक बात बता दूं मजे की, IFRS 2 के अंदर इसकी अजम्पशंस भी डॉक्यूमेंट करनी होती हैं कि आपने कौन से मॉडल यूज किया, कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक यूज की, कौन कौन सी अजम्पशंस ली हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं। भाई बात समझ आ रही है? क्लियर है? ऑनलाइन जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात क्लियर है? जल्दी से जानी। दिस वॉज ऑल अबाउट शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा अब जो ये मैंने पूरी कारस्तानी आपको बताई है ना, इसका ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कंप्लीटनेस के लिए मैं क्या करूंगा पता है, मैं लिस्ट लूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट की, उसको HR रिकॉर्ड से ट्रेस कर लूंगा, इससे कंप्लीटनेस मेक श्योर हो जाएगी। अच्छा मैं रैंडम बेसिस पे एम्प्लॉय से पूछूंगा, बोलूंगा भाई तुम्हारे पास शेयर बेस्ड स्कीम है या नहीं है, और ट्रेस कर लूंगा यहाँ से कंप्लीटनेस। फ्लो टू शीट होता है, तो फ्लो टू शीट लिख नहीं सकते ना, जमीन पे लेटा हुआ तो नहीं एम्प्लॉय, वो तो पूछेंगे उससे जाके। क्लियर है? अच्छा फिर अकरेंस और एग्जिस्टेंस के लिए क्या एम्प्लॉयज को कंफर्मेशन भेज सकता हूँ, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकता हूँ, ग्रांट लेटर पे उनकी एक्नॉलेजमेंट देख सकता हूँ। देखो ये लिखने के तरीके हैं, ये तुम्हें लिख के दे दिए प्रोसीजर, ये आ रहा है तुम्हारे सामने, कर लोगे ये? ऑनलाइन को जल्दी बताओ, बात समझ आती है जानी? ये हमने पूरा लाइन कर दिया है, सेट है? तो ये मैंने इक्विटी सेटल के भी लिख दिए और कैश सेटल के भी लिख दिए हैं। डन है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।